हेलो बच्चा लोग, क्या हालचाल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो पहला वीडियो हम लोगों ने हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन्स का आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, तभी आप लोग सेकंड वीडियो की तरफ आए हैं। तो अब सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हेलो एल्केन्स हेलो एल्कीन्स क्या होते हैं, उनके कुछ क्लासिफिकेशंस और उनकी प्रिपरेशंस, ये अपन ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने का है। तो पहला पार्ट आएगा इसमें बॉइलिंग पॉइंट का, ज़्यादातर इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, सॉल्यूशन चैप्टर एक है हमारे, आ जाता है, किताब खोलते ही चालू हो जाता है एक चैप्टर सॉल्यूशन। तो वो सॉल्यूशन चैप्टर जो है, उस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं वो डेफिनेशन आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। अच्छा, ये मत डाल दीजिएगा सर आपको नहीं आती क्या, जो हमको पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आपको बताएंगे वो सॉल्यूशन चैप्टर के वीडियोस अपलोड करते टाइम। तब तक आप लोग सॉल्यूशन के अंदर से बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन इस तरीके से रिवाइज करिए कि उसमें आपको ऐसा दिखे कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई, आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन क्या होती है। सॉल्यूशन में ढूंढ के लिखना बेटा, अभी तक मैंने बताई नहीं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम के। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मतलब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि CH3Cl, ठीक है, CH3CH2Cl एंड CH3CH2CH2Cl, इन तीनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा भैया। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है, उसमें है, तो इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रह गई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्स होता है किसके, आइसोमर्स के। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्स होता है किसके, आइसोमर्स के। तो आइसोमर्स क्या होते हैं सर, जिसका फॉर्मूला सेम रहे, जिसके स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, इसको अपन आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमेरिक फॉर्म में आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल्स से कि इसको हटाते हैं, चिपक गया है भैया, एडजॉर्प्शन हो गया है। चलिए, तो आइसोमर्स, मैंने आपको बोला कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज इनवर्स टू आइसोमर्स। आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन्स के इन्वर्स होता है। देखिएगा जरा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि CH3 CH2 CH2 CH2, एक और ले लेते हैं CH2 एंड Cl। दिस इज व्हाट, क्लोरोपेंटेन एंड क्लोरोपेंटेन बोल सकता हूँ मैं इसको। यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो फर्स्ट के लिए मैं क्लोरो ही लिखता हूँ, 1 लिखना जरूरी नहीं है। व्हाट इज दिस, N फॉर नॉर्मल क्लोरोपेंटेन। ये कर लिया हमने। अब इसका आइसोमर बनाता हूँ मैं एक, CH3 CH, यहाँ पे लगा देते हैं CH2 एंड C। ये हो गया हमारा दूसरा। अच्छा, ये CH3 होगा, ठीक है, ये CH3 होगा। और तीसरा मैं बनाता हूँ, तीसरा हम बनाते हैं इस जगह पे बना देता हूँ मैं, कार्बन पे CH3 एंड इधर CH2Cl। जरा नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लीजिए, C5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ये फॉर्मूला है। इधर भी चेक कर लीजिए, आपके पास में 5 कार्बन है क्या, 1 2 3 4 5, यस, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। क्लियर, इधर भी काउंट करिए, 3 6 9 और 2 11।
और 5 कार्बन 1 क्लोरीन। तो मतलब इन तीनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर आर कंप्लीटली डिफरेंट। स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। ये आइसो फॉर्म है, ये नियो फॉर्म है ना। आप लोग IUPAC में पढ़े होंगे आइसो और नियो के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, मान लिया कि ये A है, ये B है और ये C है। आपको बोला गया कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट को जमाइए, तो आप क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्स टू आइसोमेरिक चेन। आइसोमेरिक चेन मतलब आइसोमेरिक चेन जितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, हम इसको और थोड़ा ऐसे लिख देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनवर्स होता है किसके, ब्रांचिंग के। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है किसके, ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है, ब्रांचिंग के अंदर क्या होता है बेटा, जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जितनी ज़्यादा ब्रांच होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो मैं आपको बोलूँ कि इन तीनों में से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ए वाले का। सबसे कम इसी का होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, बी वाले का। समझ गए बात को, जितनी कम ब्रांचिंग उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का सबसे कम, फिर सी का, फिर सबसे ज़्यादा किसका हो गया, बी का। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली बात अपन ने पढ़ी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के या मॉलिक्यूलर मास के। दूसरी बात अपन ने पढ़ ली कि आइसोमेरिक चेन मतलब ब्रांचिंग अगर होगी तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अगली बात आती है पॉलरिटी की, कि हम अगर कंपैरिजन करें नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिया मैंने पेंटेन, सिर्फ मैं पेंटेन ले लूँ और एक मैंने बना दिया इसका डेरिवेटिव क्लोरोपेंटेन। बना किससे है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन जोड़ दिया मैंने। क्लियर। तो पॉलरिटी जो होती है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की पॉलरिटी काउंट करूँ और ये बनने के बाद पॉलरिटी काउंट करूँ, दोनों में से ज़्यादा पॉलरिटी किसकी होगी, इसकी होगी। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ गया। पहले तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी नहीं ना, पहले तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक हाइड्रोजन था। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि सिर्फ पेंटेन था, सिर्फ ये पेंटेन था। तो सिर्फ पेंटेन के अंदर तो कोई लेने देने का मामला ही नहीं था ना भैया, पॉलरिटी चार्जेस डेवलप ही नहीं थे तो पॉलरिटी जनरेट नहीं हुई थी। अगर मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया तो अभी पॉलरिटी जनरेट हो गई। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। क्लियर। तो पॉलरिटी जैसे जैसे अगर अपन बात करते हैं डेरिवेटिव्स बनते जाते हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन के, तो पॉलरिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्लियर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनमें हैलोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको डेरिवेटिव्स कहते हैं ना, तो हैलोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। जितनी ज़्यादा पॉलरिटी उतना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, उतना ही खतरनाक आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। देखो हेलोएल्केन्स जो होते हैं ये सॉल्यूबल कम होते हैं वाटर में, हेलोएल्केन्स कम सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। रीज़न क्या होता है, ये अपन बोल सकते हैं बहुत स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। इसका रीज़न क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे फ्लोरीन वाला ले लो, फ्लोरीन हो गया, सपोज CH3F है, मैं इसको वाटर के अंदर घोलूँ, अगर वाटर के अंदर घोलूँ तो ये H और F मिलके क्या करेंगे, H और F मिलके क्या करेंगे बेटा, H और F मिलके क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएंगे। वैसे ही अगर मैंने कोई दूसरा ले लिया कि सपोज CH3Cl ले लिया या CH3X ले लिया, कोई भी दूसरा कंपोनेंट ले लिया, तो उनमें भी क्या होगा, वंडरवॉल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि सॉल्युबिलिटी कम क्यों है, सॉल्युबिलिटी कम इसलिए होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, वापस आपस में जुड़े हुए, मतलब ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं बना पाते हैं। नहीं अट्रैक्शन बना पाएंगे तो उसके साथ में क्या होगा कि वो घुल कम पाएंगे, अंदर सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फ्लोरीन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, उस वजह से टाइम लगता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी समाप्त। तो इसी के बाद फटाफट हम लोग लेके आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐसे। हाँ जी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के में हम लोग पहला शुरू करेंगे। मैं बोलने वाला था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद, सर बोलते हैं अभी सब जनों के कमेंट आते हैं कि पढ़ाई कर दी भैया, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में आ गए।
चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही छोटी सी रिएक्शन है, बिल्कुल मतलब आपको टाइम भी नहीं लगेगा, ऐसे हो जाती है ये रिएक्शन, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को SN रिएक्शन भी कहा जाता है, SN रिएक्शन, ठीक है। SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, उल्टे लोग थे, उल्टी बातें करेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो इसमें दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN1 रिएक्शन। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पूरा मंत्र है, याद कर लीजिएगा, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऐसा एक पूरा मंत्र हमने याद किया, ये सिर्फ इसका SN1 का नाम है, मैंने आपको बोला था बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ठीक है, बिल्कुल इतनी ही है बस अपनी ये रिएक्शन, ठीक है। देखिए अपन क्या होता है, इसमें होता है भैया ऐसा CH3, इधर भी लेते हैं CH3, इधर भी लेते हैं CH3, और इधर लगा देते हैं अपन एक Br। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दोज एजेंट्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। अब ऐसे एजेंट जो खुद पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खुद का चार्ज क्या होगा भैया, नेगेटिव, ठीक है, खुद का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, या ऐसे जिनके ऊपर क्या हो, लोन पेयर्स हो, ठीक है। कैमरे के पीछे घुमा के बताइए, किसके किसके फ़ोन के पीछे 2 लोन पेयर लगे हुए हैं, किसी किसी के 2 लगे हुए होते हैं, किसी किसी के 1 लगा हुआ होता है, किसी के 4 भी होते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं वो देख के बताइए मुझे, फ़ोन के पीछे लोन पेयर कौन से मिलते हैं। अरे जो कैमरा होता है भैया, कैमरा, 2 कैमरा, ये फ़ोन, इसके पीछे ये 2 कैमरा, तो 2, 1 लोन पेयर हुआ, ये 4 कैमरा तो 2 लोन पेयर हुआ, ठीक है। 3 कैमरा तो इसको तो क्या ही बोलेंगे भैया, 1 लोन पेयर के साथ में 1 रेडिकल फ्री, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, रिएजेंट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है न्यूक्लियोफाइल के साथ में, न्यूक्लियोफाइल के साथ में। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अभी बताया मैंने, न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, जो खुद कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो यहाँ से ये जो Br है, ये क्या होता है बेटा, लीविंग ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीविंग ग्रुप, जो छोड़ के जाएगा, ठीक है, जो छोड़ के जाएगा, इसको हम लोग पूरी विदाई देंगे, ठीक है। तो ये छोड़ के जाएगा, तो यहाँ से Br को निकालेगा और OH जुड़ जाएगा। देखिए सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ से Br निकलेगा और OH जुड़ जाएगा। Br किसकी फॉर्म में निकलेगा, माइनस की फॉर्म में। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 हो गई, ठीक है, समझ में आई। चलिए सर आपने तो कहा था बहुत ही छोटी है, तो छोटी अभी बताते हैं हम, अभी सिर्फ रिएक्शन बताइए कैसे क्या होता है, अभी बताते हैं आपको। तो इसका मैकेनिज्म जो होता है भैया, इसका मैकेनिज्म जो होता है, दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, दिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो जैसे कि बंगाली में बोलते हैं ना, तुम ही बोलबो ना, तो बोलबो होता है, जैसे वोल्वो होता है, वैसे यहाँ क्या होता है बेटा, कार्बो। कार्बन के लिए एन हटा दोगे तो क्या आएगा अब तो मैं ही ख़त्म हो गया भैया, मैं ही ख़त्म हो गया भैया, हमारे बच्चा लोग हंसने लगे हैं। तो यहाँ पे कार्बो एंड कैट मतलब बिल्ली एंड आयन मतलब आयन आई, ठीक है। तो कार्बो के पास में कौन आई, बिल्ली आई, कार्बोकैटायन। जब कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो उसको कहते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। हर कुछ मतलब मत निकालिए। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से हमने पहले रिएजेंट लिया, कैसे रिएक्शन हो रही है, ऐसे
अनकंट्रोल हो रखे हैं भैया। चलिए, इधर से लिविंग ग्रुप सबसे पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये लिविंग ग्रुप सबसे पहले क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसके इफेक्ट की वजह से ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ से ये CH3 एंड इधर पॉजिटिव और इधर Br माइनस हो गया। चलिए, तो कार्बोकैटायन बन गया क्या, कार्बन के ऊपर एक बिल्ली आ गई क्या, कार्बन के ऊपर कैटायन आ गई, ठीक है, आ गई ना, तो कार्बोकैटायन बन गया। अब सेकंड स्टेप जो होती है वो क्या होती है बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर होगा, कार्बोकैटायन के ऊपर। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, इस पॉजिटिव की तरफ जो अट्रैक्ट होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये CH3 इसके ऊपर क्या लगा था, पॉजिटिव, वो H- न्यूक्लियोफाइल था, वो H- इत्थे अटैक कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बेटा, ओए, तो आपका एक प्रोडक्ट तो बन गया, ये इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वापस रीयूज हो गया था, इधर रीयूज हो गया, उसने नई चीज बना दी थी। तो दिस प्रोडक्ट ये रहे आपके प्रोडक्ट। तो दिस इज व्हाट अबाउट SN1 रिएक्शन, ठीक है। क्या था, तो इसमें सबसे पहले वापस समझ लीजिए, ये हमने एक सब्स्टिट्यूएंट लिया, OH- का अटैक करवाया, Br- हटेगा, OH- लगेगा, ये Br- हट गया, OH- लग गया, ठीक है। Br- को निकालिए। पहली स्टेप क्या है मैकेनिज्म की, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। कैसे होगा, जब नेगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव जनरेट होगा। तो यहाँ से Br- को निकाल दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। Br- भैया अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो पोलरिटी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। खींचने की वजह से इस पे माइनस और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस पे प्लस का चार्ज आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, इस प्लस के चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अटैक करके, और ये जुड़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट SN1 रिएक्शन। इसकी कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स है, वो लिखवाता हूँ, पहले आप इसको फटाफट से नोट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, तो बच्चा लोग लिख लिया है। तो अभी हम लोग SN1 के कुछ सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करते हैं। ओहो, ये मिटा दिया, चलिए इसको मिटाते हैं। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, जिंदगी में तेरा कुछ भी नहीं रहा। चलिए, यहाँ से ये CH3, ये Br था, ये CH3 था, ये CH3 था, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब समझिए पहला स्टेप, कुछ अपन प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं इसके बारे में। हम SN1 के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं, मैं आप सभी का सहयोग चाहूँगा। अच्छा, ऊपर से भी मिटर गया, यूनिमोलिकुलर, ठीक है। पहला पॉइंट कि SN1 जो होती है ये कितनी स्टेप्स में हो रही है, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन है। अगर मुझे SN1 के बारे में लिखने के लिए बोला जाए प्रॉपर्टीज़, तो मैं क्या क्या लिखूंगा, 2 स्टेप रिएक्शन है सबसे पहला। दूसरी चीज़ कि यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिकुलरिटी एक टॉपिक आता है, उसमें यूनिमोलिकुलर का मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शन जो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे ये पूरी रिएक्शन डिपेंड किसके ऊपर करेगी, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन पे। अगर कार्बोकैटायन नहीं बना तो ये रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो बात को, अगर कार्बोकैटायन नहीं बना तो ये रिएक्शन आगे ही नहीं बनेगी। मैं बताता हूँ किस केस में कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। 2 स्टेप रिएक्शन, क्लियर। दूसरी चीज़ है इसके बारे में कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, डन। तीसरी बात लिखते हैं इसके बारे में। तीसरी बात आएगी बेटा कि न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड और ऑन कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन के ऊपर डायरेक्टली अटैक है,
है ना। चौथी बात इसके बारे में जो आएगी वो आएगी, देखिए Br किस तरफ जुड़ा हुआ है, इधर मैं अगर मेरी बात करूँ तो राइट हैंड साइड जुड़ा हुआ है और इधर OH भी किधर जुड़ा है, राइट हैंड साइड में जुड़ा है। तो जब कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, देखो ऐसा हुआ क्या Br इधर जुड़ा हुआ है, OH इधर जुड़ गया, ऐसा नहीं हुआ है ना, उल्टा नहीं हुआ है, जिस तरफ जो जुड़ा हुआ था वहीं से निकला और वहीं उसी की जगह पे कोई और आके जुड़ गया। क्लियर। तो इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए, जैसा था ये स्ट्रक्चर वैसा का वैसा यहाँ पे मिल गया, सिर्फ हमको किस में चेंज मिला, यहाँ पे Br की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया, बाकी जैसा था वैसा का वैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन, कि जैसा कॉन्फ़िगरेशन था वैसा का वैसा वापस मिल गया मुझे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट थिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है भैया, तो ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सा ऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा रहेगा, तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा SN1 रिएक्शन होती है 1 डिग्री के कंपैरिजन में। ठीक है। अगर यहाँ पे देखो 3 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक लड़की है, ये एक लड़की है, इस लड़की को ये भाई साहब छेड़ने आ रहे हैं, ठीक है, ये लड़की को यहाँ पे छेड़ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 3 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए हैं। अब कोई चांस नहीं है कि ये इधर से घुस जाए, मारेंगे पकड़ेंगे। ठीक है। तो इधर क्या हुआ, ये गार्डन में बैठी हुई है और इसके पास में एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, ये क्या कहेगा, बच्चा ये टॉफ़ी लेके आओ, ठीक है, जितने ये यहाँ से घुस के बैठ जाएगा इधर, और अब मज़ा आ गया सर। ठीक है। तो यहाँ से Br को निकालेगा और इस तरफ, और कहीं से जुड़ने के कोई चांसेस है क्या इसके, नहीं है, क्लियरली नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से, बल्कि ग्रुप्स, बॉडीगार्ड्स, ठीक है, BG बॉडीगार्ड्स, बल्कि ग्रुप्स। ठीक है। तो बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये सिर्फ 3 डिग्री के अंदर सबसे ज़्यादा होगा और 1 डिग्री में बिल्कुल नहीं होगी। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, 1 डिग्री में नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर। ठीक है। ये आप लोगों के SN1 रिएक्शन का फुल एंड फाइनल समाप्त। चलिए तो आगे लेते हैं हम लोग SN2 रिएक्शन। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूँगा। SN2 रिएक्शन, ओहो वापस लिखना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बायोमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या था, जो सिर्फ पूरी रिएक्शन सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे, एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट रहे। किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, कार्बोकेटाइन के ऊपर। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बनता तो वो रिएक्शन हो ही नहीं पाती। ठीक है। यहाँ बायोमोलिकुलर है, यहाँ पे दोनों पे डिपेंडेंट है कि भैया आपका रिएक्टेंट भी जो सबस्ट्रेट है वो भी एक्टिव होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल भी एक्टिव होना चाहिए। दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही ये रिएक्शन हो पाती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, देखिएगा जरा कैसे होती है। इसमें होता है भैया मामला बैक साइड अटैक का, बैक साइड अटैक। ठीक है, बैक साइड अटैक होता है इसमें। देखिएगा हाइड्रोजन 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 ब्रोमीन, OH माइनस आएगा और ये पीछे से लत मारेगा और इसकी वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो होंगे ये डर जाएंगे, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ब्रोमीन कहेगा भैया मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, और वो तो जुड़ने की कोशिश कर रहा है OH। ऐसा जो पार्ट बना ये इंटरमीडिएट है बेटा, इंटरमीडिएट है। आपने एक चटनी बनाई, चटनी में मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल दिया, अब मिक्सर को एक बार ऑन कर दिया, ऑन करके वापस बंद करके अब आपने उसको ढक्कन को खोल के देखा तो कुछ तो पिस गया था, बाकी मिर्ची ऐसी बड़ी बड़ी पड़ी हुई थी। ठीक है, वो इंटरमीडिएट है, उसको ना तो खा सकते हो ना ये पूरी चटनी बनी है। ठीक है, अब पूरा वापस ब्रू और घुमाओगे ना तो फिर जाके चटनी कंप्लीट होती है। तो हम लोग अभी ब्रू वाली कंडीशन में है कि यहाँ पे OH माइनस आके इसके ऊपर अटैक करेगा, Br निकलने की कोशिश करेगा और OH इसके ऊपर जुड़ने की कोशिश करेगा। दिस इज इंटरमीडिएट। ठीक है, अब यहाँ से भैया ये कार्बन
देखिएगा जरा, Br माइनस निकलेगा, Br माइनस निकलेगा, निकाल दीजिए। OH किधर लग गया पीछे की तरफ, और ये H इधर आ जाएंगे, ये H आगे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गया, Br माइनस निकल गया। बोलिए समझ में आया क्या? ये OH भाई साहब पीछे से आए, पीछे से धक्का मुक्की करने लगे, यहाँ से ये बिल्ली बैठी हुई थी, इसको यूँ निकालना है, ठीक है। ये बच्चा यहाँ पे सो रहा है, ठीक है। दूसरा बच्चा आया, ये दूसरा बच्चा आया, इस बच्चे ने इसको धक्का मार दिया यहाँ से, ठीक है, और उसकी जगह पे क्या हो गया, खुद सो गया। ये खुद सो गया, ठीक है। और वो वाला बच्चा यहाँ पे बैठ के रो रहा है, ठीक है, समझ आ गई। ये लिविंग ग्रुप है, ये बच्चा आया, इसने पीछे से अटैक कर दिया, इसको उठाया, फट बाहर निकाल दिया, ये रोने लग गया और ये सो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बैक साइड अटैक होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ से क्या होता है बेटा, अरे भैया ये एग्जाम में मत लिख दीजिएगा बच्चा है यार ऐसा वैसा, ठीक है। यहाँ से OH माइनस इसके ऊपर अटैक होगा, Br माइनस बच्चा है बेचारा, ठीक है, लिविंग ग्रुप है, निकलने की कोशिश करेगा कि ठीक है भैया ये आपके साथ आ रहा है तो हम जावत है, ठीक है, तो ये यहाँ से जावत जा रहा है, ठीक है, और ये इधर से यहाँ से आ रहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द SN2 रिएक्शन। एक ही स्टेप में हो गई कि सर आपने तो 2 स्टेप लिखी, इससे ये बना, इससे ये बना, ये स्टेप काउंट नहीं होती होता, इंटरमीडिएट कभी काउंट नहीं होता, क्लियर। ये पूरी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ओके। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं सबसे पहले कि दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड बायोमोलिकुलर है, दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डिग्री ले लेता तो ये OH माइनस की हिम्मत नहीं है पीछे से आ जाए, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स आ जाते हैं, स्टैटिक हिंड्रेंस हो जाता है। यहाँ पे हिंड्रेंस क्या है, कम है, डर कम है, हाइड्रोजन बैठा है, फटाफट आएगा, चल हट चांटा लगेगा, ठीक है, ये हटेगा यहाँ से और फटाफट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। आ गया समझ में। थर्ड पार्ट इसका आएगा क्या कि आप जरा देखिए, मैंने आपको थर्ड पार्ट क्या लिखाया था, हाँ, वन स्टेप रिएक्शन हो गई, बायोमोलिकुलर हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है ही नहीं, अच्छा बैक साइड अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक, ये इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट कि इसमें आप Br जो था फंक्शनल ग्रुप इधर लगा हुआ था और फाइनल प्रोडक्ट में इधर लग गया। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन बेटा, लास्ट वाली जो रिएक्शन पड़ी थी Br इधर था और आपका OH भी किधर लगा था, उस तरफ ही लगा था। इस वाली रिएक्शन में Br इधर है और OH किधर लग गया, इधर लग गया। समझ लो बात को, Br इधर है और OH किधर लग गया, इधर लग गया, इन्वर्ट हो गया ना कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एंड लास्ट वन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, ये होगा। आ गया समझ में, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली SN1 और SN2 रिएक्शन समाप्त। बहुत टफेस्ट रिएक्शन मानी जाती है, लेकिन मैं सबसे अच्छी रिएक्शन बोलता हूँ इसको, सबसे प्यारी रिएक्शंस है दोनों। SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। उसके अंदर क्या होता है, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड देन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। 3 डिग्री कंपोनेंट होना जरूरी है, यहाँ पे क्या होगा 1 डिग्री होना जरूरी है। इज दैट क्लियर, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चा लोग अब अपन आगे पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन को। जैसे कोई 2 कार्बन है, जैसे कोई कार्बन की चेन है, जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है या जिस भी कार्बन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, उस कार्बन को हम क्या मानते हैं, अल्फा कार्बन मानते हैं। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। जिस भी कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन को हम क्या मानते हैं, अल्फा कार्बन मानते हैं। तो यहाँ से अल्फा कार्बन ये हो गया। अच्छा अब देखिएगा जरा, हाँ, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ में ये अल्फा है और इस वाले कार्बन के साथ में ये हाइड्रोजन्स लगेला है ना, हाइड्रोजन्स लगेला है भैया। तो
कार्बन के पास वाला, मतलब अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन बोलेंगे। तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। बीटा पोजीशन से निकालिए हाइड्रोजन और अल्फा पोजीशन से निकालिए हेलोजन। बीटा पोजीशन से निकालिए हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन से निकालिए हेलोजन। तो जब निकालना होता है तब डी बोलते हैं, डी लगाते हैं। क्या क्या निकाले हैं, हाइड्रोजन, तो हाइड्रो और हेलोजन, क्या बोला जाएगा इसको, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ये कहेंगे हम इसको। क्लियर। उसके बाद में एलिमिनेट हुआ है, तो क्या एलिमिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन और हेलोजन। अच्छा, हेलोजन की जगह पे कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हुआ है कौन, हाइड्रोजन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि भैया अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन या हेलोजन नहीं होगा तो कुछ बाहर ही नहीं निकलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। डीहाइड्रोएलोजिनेशन, सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ये कहा जाता है। अब जरा समझिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का ले ले क्या। अच्छा चलो सर पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में बताइए। यहाँ से हेलोजन निकाला तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ से जब मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो हाइड्रोजन प्लस लेके निकलेगा और ये क्या लेके निकलेगा, माइनस। ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना देंगे। ये बॉन्ड बना दिया इन्होंने, बॉन्ड बना दिया। H और X मिलके क्या करेंगे, अलग से बॉन्ड बना देंगे, अलग से बॉन्ड बना देंगे। समझ में आई क्या बात, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक लफड़ा है। वो लफड़ा क्या है बेटा, कि अगर बीटा पोजीशंस दो हो जाए, सर इधर भी एक कार्बन हो और इधर भी एक कार्बन हो, तो फिर हम क्या लेंगे। तो उस कंडीशन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट जल्दी से नोट डाउन करिए। हाँ तो बच्चा लोग, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि अगर सर बीटा पोजीशन 2 हो जाए तो क्या करना है। तो उस केस में एक रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, सेट-जेफ रूल, ये अप्लाई करेंगे। और क्लियर, ठीक है। सेट-जेफ रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि CH3 CH2 CH2 CH, इसके साथ में लग गया Br और इधर बन गया CH3, इधर बन गया CH3। मैंने आपको बताया था बेटा क्या करना है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, हमको वो कार्बन ढूंढना है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। वो कार्बन ढूंढिए जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो पड़ोसी दो कार्बन होते हैं, अल्फा कार्बन के जो पड़ोसी दो कार्बन होते हैं, उसको हम क्या पोजीशन देते हैं, बीटा। अरे दो कार्बन मतलब दोनों पड़ोसी नहीं, इधर वाला और इधर वाला, विच आर डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर, डायरेक्टली अटैच होने चाहिए। इधर भी डायरेक्टली अटैच है, इधर भी डायरेक्टली। तो सेट-जेफ रूल कहता है कि आप दोनों के साथ में प्रोडक्ट बना दो अलग अलग, एक बार इसको बीटा मानो, एक बार इसको बीटा मानो। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे की कहानी बाद में बताता हूँ, अभी एक बार दोनों को। तो पहले किसको माने, अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100, ये जीत गया, ठीक है। तो ऐसे करके उसको मैंने हटा दिया। पहले मैं इसको बीटा मान देता हूँ, इसको बीटा मान देता हूँ। तो इसको बीटा मानेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा दूँ क्या, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लगा दिया। कोई डाउट, ठीक है। हो तो कमेंट में डालिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग H और Br बाहर निकालेंगे। मैंने आपको बताया था अल्फा पोजीशन से X बाहर लेना है और बीटा पोजीशन से H बाहर लेना है। तो यहाँ से H और Br बाहर निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा क्या भैया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्या, बोलो आएगा पक्का, ठीक है। देखिएगा इधर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, देख लीजिए आप, मैच करिए। CH3 CH2 CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड तोड़ दिए, एक बॉन्ड और बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो पहला पार्ट ये आपका कंप्लीट हुआ, पहला पार्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग उसमें बीटा किसको लेंगे बेटा, इसको बीटा लेंगे। इसमें मैं CH3 लगा हुआ है,
यहाँ पे Br था, यहाँ पे CH2 और H कर दूँ क्या? CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और H, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके निकाल दीजिए HBr, तो ये HBr निकलेगा। अब डबल बॉन्ड किधर आएगा? इधर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके दो प्रोडक्ट्स तैयार है। एक बार आपने क्या किया, इसको बीटा माना, और एक बार आपने क्या किया, उसको बीटा माना। दोनों को एक एक बार अपने अपने बेटे मान लीजिए, ठीक है। एक बार इसको बेटा मानिए, एक बार इसको बेटा मानिए। दोनों बेटों में से कौन ज़्यादा जीतेगा, ठीक है, कौन ज़्यादा बनेगा, तो हम लोग उस रूल को फॉलो करते हैं। अब आते हैं सेट-जेफ रूल पे। सेट-जेफ रूल ये कहता है कि आप डबल बॉन्डेड कार्बन्स को देखिए, आप डबल बॉन्डेड कार्बन्स को देखिए, और इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ में कितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या कितने ज्यादा डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। देखिए, ये आपने डबल बॉन्डेड कार्बन ले लिया, ये आपने डबल बॉन्डेड कार्बन ले लिया। इस कार्बन के साथ में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? एक। ये देखो, इसके साथ कितना है? एक है। उस वाले कार्बन के साथ में कितने हैं? दो। तो दो आए क्या? दो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। इस वाले में देखिए, इस वाले के साथ कितना है? एक। उस वाले के साथ कितना है? कुछ भी नहीं। तो इसमें कितना आया भैया? एक डायरेक्ट अटैचमेंट आया। डायरेक्टली अटैच्ड एल्काइल ग्रुप या डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम्स देखिए, इसके साथ में कितना जुड़ा हुआ है? एक। इसके साथ में कितना जुड़ा हुआ है? एक, ठीक है। ये क्या बना? दो, ठीक है। इसके साथ में कितना जुड़ा हुआ है? एक। उसके साथ में एक भी नहीं, मतलब कितना आया? एक। आंसर लाना समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है? मेजर और माइनर प्रोडक्ट देने हैं, मेजर और माइनर प्रोडक्ट देने हैं। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके साथ में ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के अटैचमेंट आएंगे, ठीक है। आपने क्या किया बेटा? एलिमिनेशन में एक बार इसको बीटा माना, एक बार इसको बीटा माना, इसको बीटा माना तब ये प्रोडक्ट बना, इसको बीटा माना तब ये प्रोडक्ट बना। दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड हो, ठीक है। ये मेजर है और ये माइनर है। मेजर और माइनर, ये दो प्रोडक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आगे बात समझ में, ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए बेटा, तो आगे हम लोग लेते हैं फटाफट फटाफट जल्दी से। सुपरमैन की गाड़ी चल रही है, तो यहाँ से भैया हम लोग आगे वाला पार्ट लेंगे, रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 1 आप लोगों ने पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें फर्दर दो रिएक्शन पढ़ी थी, SN1 और SN2। दूसरा पढ़ा है आपने एलिमिनेशन रिएक्शन। अब तीसरी बात पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। बहुत बेसिक रिएक्शंस है सारी की सारी, आपको सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स के अंदर काम में आएगी ये रिएक्शन विद मेटल्स, ओके। चलिए देखिए, मेटल्स के साथ में जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है, या मेटल्स के साथ में जब भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिक पार्ट और मेटल मिलके कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल R ऑर्गेनिक पार्ट हो गया MgX, RMgX। ये जो पार्ट होता है बेटा, इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसको क्या बोला जाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है, ठीक है। इसका पूरा नामकरण अगर करें तो R फॉर एल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम, X फॉर हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड नाम के एक अंकल थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था ये RMgX, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन लगती है मुझे ये, ठीक है। देखिएगा कैसे रिएक्शन होती है। जैसे सपोज RBr है, RBr है, इसकी रिएक्शन Mg के साथ में, या RX ले लीजिए, ठीक है। RX ले लीजिए, RX की रिएक्शन Mg के साथ में हो जाए, RX की रिएक्शन Mg के साथ में हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा? अच्छा, ग्रिग्नार्ड नाम कैसा ना, ग्रिग्नार्ड्स, और ऐसे बड़े अजीब अजीब से नाम आते हैं, क्या करें, ठीक है। तो R और X की बॉन्डिंग टूटेगी, X माइनस और इधर प्लस,
ठीक है, और इधर Mg जो होगा वो उस पर क्या होगा। तो क्या होता है बेटा कि ये दोनों मिलके और यहाँ से RMgX बनाते हैं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है इनका, RMgX बनाते हैं। क्लियर, ठीक है। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा बन गया है। एक एग्जांपल ले लीजिए, CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन करवानी है Mg के साथ में, तो क्या बनेगा CH3CH2MgBr, CH3CH2MgBr, ये बन जाएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना। अब इस RMgX को हम लोग फर्दर वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएं, मतलब पानी में डालें, तो क्या होगा। अब समझिए, R और Mg में हमेशा बॉन्ड तोड़ोगे ना, R और Mg में हमेशा बॉन्ड तोड़ोगे तो Mg पे प्लस और R पे क्या आएगा माइनस, Mg पे प्लस और R पे क्या आएगा माइनस, ठीक है। और H2O का बॉन्ड तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, H प्लस किसके पास जाएगा भैया, R माइनस के पास में, तो क्या बनेगा RH, क्या बनेगा RH, ठीक है, यही बनेगा। और Mg कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बनाता है। यहाँ पे एक तो X के साथ में, एक और किसके साथ बना देगा, OH के साथ में। तो Mg के साथ में एक तो X जुड़ा हुआ था, एक और क्या बन जाएगा OH। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है RH प्लस MgOH ब्रैकेट में एंड देन X, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहली रिएक्शन अपन ने पढ़ ली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। क्या बोला जाता है इन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। अब इसके आगे लेते हैं, एक रिएक्शन आती है, ये 11th क्लास के अंदर ही हम लोग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में पढ़ लेते हैं, वुर्ज रिएक्शन क्या होती है। जैसे यहाँ से लीजिए CH3Br, ये ले लिया हमने, या CH3Cl ले लीजिए, CH3Cl, इसकी रिएक्शन 2 सोडियम के साथ में करवानी है और इधर भी वापस CH3Cl, 2 सोडियम CH3Cl, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl लिए मैंने। यहाँ से देखिए NaCl और NaCl, 2 मॉलिक्यूल्स NaCl के क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। नेम रिएक्शन है, CH3 और CH3 आपस में जुड़ेंगे और ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ट्वाइस NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये वाला कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सर, अगर R और R डैश ले लें हम लोग, है ना, ये बात ध्यान रखना कि RH ले लिया एक तरफ, ट्वाइस Na ले लिया, और दूसरा ले लिया आपने R डैश X, मतलब दोनों R अगर सेम नहीं हुए, ठीक है, दोनों R सेम नहीं हुए और इवन नंबर नहीं हो रहा है, मतलब ऑड नंबर हो रहा है, तो उस केस में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए, एक तो बनेगा R के साथ में, एक बनेगा R डैश और एक बनेगा R डैश, ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे उस केस में, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी एक्सेप्शनिस्ट केस, ठीक है, जो कंपटीशन के अंदर काफ़ी आपको काम में आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपका दोनों ही R सेम है तब हमको सीधे तरीके से चलना है, अगर दोनों की काउंटिंग जो है वो इवन नंबर की आ रही है तब हमको इसी तरीके से चलना है, ऑड नंबर आ जाए तो फिर ये वाला फॉर्मेट आप लोग लगाएंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वुर्ज रिएक्शन। तो बेटा ये थी सारी की सारी प्रिपरेशंस, तो कल ही पढ़ ली थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, जूम के पढ़ाई करो, पूरी NCERT का कवरेज आपको इन लेक्चर्स के अंदर मिल रहा है और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसके अंदर दे पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।